तो रेट लॉ का काम क्या है, क्या मतलब हमें यूज मिलेगा इस रेट लॉ से। तो समझो क्या यूज मिलेगा, क्योंकि इसको ना पढ़ने के बाद, इस लॉ को पढ़ने के बाद बच्चों को कुछ ऐसा लगता है कि सर इसमें तो सब एक्सपेरिमेंटल ही है, तो ये लॉ क्यों हुआ, फिर क्या क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे सर इससे, ये तो बस सब सब कुछ आप एक्सपेरिमेंटली बता रहे हो सकता है आपको भी ऐसा कुछ फीलिंग आए जब मैं इस लॉ के बारे में आपको बताऊंगा तो। बट उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा पाऊं कि इसका काम क्या है और ये कैसे जो केमिस्ट्री है किसी रिएक्शन की उसको काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। उसके बारे में स्टडी करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हमें, अगर उस रिएक्शन की, पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट लॉ के बारे में पता हो तो। चलो, तो रेट लॉ बेटा, एक हम क्या करना चाह रहे हैं पता है, हम पता लगाना चाह रहे हैं, हम पता लगाना चाह रहे हैं कि रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है, कोई भी रिएक्शन, बहुत अच्छे से सोचना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है उसका रेट कैसे वेरी कर रहा है विथ रिएक्शन, विथ रिएक्शन उसका रेट कैसे वेरी कर रहा है। जैसे एक मैं बहुत ही सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, आपने देखा होगा जब कोई कोल को आप जला रहे होते हो, कोल को आप ऐसा पाउडर कर दो और उसको आप जला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत तेजी से CO2 आ रहा होता है, बहुत तेजी से आ रहा है CO2, और उसके बाद जैसे जैसे कोल खत्म होने लग रहा है वैसे वैसे जो अमाउंट आ रहा है CO2 का बाहर वो थोड़ा स्लो आने लग रहा है। शुरू में बहुत ही तेजी से आया, बट कुछ समय के बाद क्या आने लगता है, थोड़ा धीरे हो जाता है। तो इससे एक कंक्लूजन ये दिमाग में आता है कि यार जो अमाउंट है, अमाउंट उस पर थोड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है रेट, है ना, कुछ ऐसे ही समझ में आता है। ऐसे कुछ रिएक्शंस और हैं, ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिससे ये लोगों को समझ आया। मैं डेवलप कर रहा हूँ, देखो रेट लॉ थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, एकदम फोकस के साथ समझ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस लोगों ने देखे जहां पर उन्होंने ये देखा कि ये रिएक्शंस तो समय के साथ क्या होते जा रहे हैं, समय के साथ धीरे होते जा रहे हैं, तो उनको जनरलाइज करना है। तो उन्होंने क्या बोला, यार एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेट है रिएक्शन का वो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। देखो रेट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमने पता कर ली है, कैसे, कितना प्रोडक्ट आया, कितना रिएक्टेंट आया, डिवाइडेड बाय टाइम, उससे हमने ये पता कर लिया है कि रेट का जो है वो वैल्यू क्या है। ठीक है, रेट की वैल्यू क्या है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऑन पेपर उसको किस तरह से एक लॉ बना दें, कि एक इक्वेशन बना दें और उस इक्वेशन को हम जब भी चाहें यूज करके उस रेट को बता दें कि हाँ यार इतने समय के बाद उसका ये रेट होगा, इतने समय के बाद उसका ये रेट होगा, अरे ये रिएक्शन तो कांस्टेंट रेट के साथ चलेगा। इस तरह से हम कैसे बता पाएंगे बाय यूजिंग अ रेट इक्वेशन, तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू में ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है, अभी मैं कोई लॉ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने इनिशियली थोड़ा सा कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, फिर लोगों ने देखा ठीक है यार रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, बट क्या लगता है आपको कि इतने सारे रिएक्शंस इस यूनिवर्स में हो रहे हैं, थोड़ा यूनिवर्सल लेवल पे सोचो, दिमाग को खोलो थोड़ा, इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके बॉडी में ही ना जाने कितने रिएक्शंस हो रहे होंगे, बाकी तो छोड़ो, अपने बॉडी के लेवल पे भी सोचोगे ना तो भी आपको मिलियंस ऑफ रिएक्शंस मिल जाएंगे जो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं, क्या सभी रिएक्शन इस तरह से हो रहे होंगे कि रिएक्टेंट का पावर 1 है, ऐसा हो रहा होगा? तो फिर जवाब आता है नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, यूनिवर्स इतना आसान हो सकता है क्या कि जो भी चीजें बनी है पता नहीं कैसे बनी है, पहली बात तो कोई चीजें कैसे बनी है, यूनिवर्स कैसे बना है, ये सब तो अलग ही क्वेश्चन है। तो क्या यूनिवर्स में जो हो रही चीजें हैं क्या वो ऐसे चलेंगी कि रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की पावर 1, हो जाएगा काम? नहीं, नहीं होगा।
तो पावर फिर समझ आया, अरे किसी का पावर तो 2 आ रहा है, कुछ और रिएक्शंस लाया गया, फिर बोला अरे किसी का पावर तो 3 आ रहा है, किसी का पावर कुछ और आ रहा है, किसी का डेसिमल आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो लोगों ने कहा हाँ यार देखो यार ऐसा है कि जो पावर है ना ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक यहाँ तक पहुंचे हम, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सबसे मजेदार बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ पावर हो, अब सबसे मजेदार बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी रिएक्टेंट का क्या बोला है आपको, अमाउंट बोला है ना, अमाउंट वर्ड यूज किया मैंने, यहां मैंने रिएक्टेंट का अमाउंट ये वर्ड यूज किया है। तो मुझे ये बताना यार, अमाउंट के लिए हमने क्या टर्म्स डिफाइन किए हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इवन प्रेशर भी बोल सकते हो आप, गैसेस के लिए प्रेशर भी आप बोल सकते हो, अमाउंट पे डिपेंड करता है। ऐसे कुछ टर्म्स डिफाइन किए हमने। तो अब एक और क्वेश्चन है आपसे कि क्या लगता है आपको कि वो जो रिएक्शन हो रहा होगा इस यूनिवर्स में, क्या वो हमारे द्वारा डिफाइंड कुछ अमाउंट के लिए जो हमने कुछ डिफाइन किए हैं टर्म्स, क्या पक्का ऐसा होगा कि वो उसके पावर में बैठ जाएगा, उसी के पावर में आ जाएगा? वो तो हमने डिफाइन किया है ना, हमने ये सोच के तो डिफाइन नहीं किया था, हमने तो बस डिफाइन कर दिया कुछ 3-4 डेफिनेशंस। हाँ भाई ये यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड ये यूज होगा, जाओ सब जगह ये खबर फैला दो। हमने तो कुछ ऐसा ही ऐसे ही किया होगा डिफाइन। तो हाँ, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है कि यार ये मोलैरिटी, फिर देखा गया यार देखो यार सर मोलैरिटी लिखने से तो नहीं मैच कर रहा है। तो फिर उसके मास्टर ने बोला अरे यार मोलैलिटी करके देख, वो बोला मोलैरिटी से भी नहीं हो रहा है। फिर किसी ने बोला देख 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 नॉर्मैलिटी लगा के देखो, कोई किसी ने कहा प्रेशर लिख के देखो, प्रेशर का पावर समथिंग कुछ लिख के देखो, क्या हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसा कहा लोगों ने। तो फिर उससे भी नहीं आ रहा था, उससे भी नहीं आ रही थी आंसर। तो फिर क्या किया गया पता है, फिर हमने लॉ बनाना है, तो हमने एक यहाँ वर्ड यूज कर लिया एंड दैट इज एक्टिव मास। हमने यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया, हमने बोल दिया एक्टिव मास। यस, सच्चाई यही है, एक्टिव मास बोल दिया। आप देखोगे तो लोग, ज्ञानी बाबा लोग आपको आएंगे और एक्टिव मास का डेफिनेशन बताने लगेंगे कि ये है एक्टिव मास। गूगल पे देखो तो आपको बढ़िया बढ़िया डेफिनेशंस मिलेंगे। बट सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ। कैसे फिट होगा, रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, चैप्टर ही एक्सपेरिमेंटल है, कैसे फिट हो जाएगा? तो इसके लिए हमने एक एक्टिव मास बोल दिया। एक्टिव मास क्या है सर? देखो एक्टिव मास क्या हो सकता है, किसी रिएक्शन में मोलैरिटी डालने से वैल्यू मतलब इक्वेशन बन जा रही हो, मोलैरिटी डालने से रिएक्शन बन जा रही हो, तो फिर उसके लिए एक्टिव मास मोलैरिटी हो गया। हो सकता है कहीं मोलैलिटी डालने से बन जा रही हो तो उसके लिए एक्टिव मास मोलैलिटी हो गया। और हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे भी रिएक्शंस आए जहां हमारे द्वारा डिफाइन किए गए जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सभी फेल हो जाए, सभी फेल हो जाए। या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हो, जब फेल हो जाते हैं ना तो कुछ ऐसा किया जाता है, देखो मोलैरिटी और फिर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा इसको कह देते हैं एक्टिव मास। ये इसकी एक्टिव मास है, क्योंकि हमें इसके टर्म में लाना है ना, तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई करा जाता है। और पता है आपको ये फैक्टर बहुत डिफिकल्ट होता है टू फाइंड, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बोल रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूशंस में जहां पर पीएचडी वगैरह लोग करते हैं, वो प्रोजेक्ट के तौर पे रिसर्च जो करते हैं उनको एक रिएक्शन दिया जाता है, भाई देखो यार हम इस रिएक्शन पे रिसर्च कर रहे हैं। अजीब लगता होगा सुन के ना कि एक रिएक्शन पे क्या रिसर्च, क्या पता वो ये फैक्टर खोजने का काम कर रहे हो, साल 2 साल 3 साल वो ये फैक्टर खोज रहे हो किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसी एक रिएक्शन के लिए वो ये फैक्टर खोजने का काम कर रहे हो। तो सर क्या होगा उससे?
अरे उससे यही होगा यार कि अगर ये फैक्टर मिल गया, इक्वेशन मिल गई, तो हम फिर क्या करेंगे, हम घर बैठ के ऑन पेपर ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का रेट इतने समय के बाद अब क्या होगा, क्या ये धीरे हो जाएगा, क्या ये स्लो हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज़ है अगर आप सोच पा रहे हो तो उस लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह से रेट लॉ को भी बात की गई है, लेकिन अभी भी पूरा मैंने बात नहीं किया। अब क्या हुआ, कुछ रिएक्शंस फिर ऐसे मिल गए जो एकदम ही अजीब थे, जो समय के साथ साथ और तेज हो रहे थे, समय के साथ साथ तेज हो रहे थे, ऐसे भी रिएक्शंस मिल रहे थे। आप देख रहे हो मनमानी, देख रहे हो नेचर की मनमानी है ये, और कुछ नहीं। हम लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं। हमें तो नेचर के साथ चलना पड़ेगा, हमें तो साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। हम कोई फालतू थ्योरी थोड़ी ना बनाते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, काल्पनिक बातें नहीं करनी है, जो दिख रहा है उसे समझाना है। और इस वजह से फिर बोला गया कि यार देखो, कुछ ऐसे पागल रिएक्शंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि धीरे धीरे और तेज होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा करो, ये पावर को ना ऐसा बोलो कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी हो सकता है, कि ये कुछ भी हो सकता है, ये पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ये पावर। और इस तरह से फिर आपको एक इक्वेशन मिली है, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ n। और फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी ऐड किया गया है। उस कांस्टेंट का भी आपको यूज समझ में आएगा जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उस कांस्टेंट का भी यूज समझ आएगा। रेट इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव मास की पावर n। सो दिस इज योर रेट लॉ इक्वेशन। यहां पर ये जो n है तुम्हारा, इस n को कहा जाता है ऑर्डर, इस n को कहा जाता है, n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कैन बी एनी रियल नंबर, इट कुड बी एनी रियल नंबर। और इसका रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो क्या सर हम पूरा चैप्टर इसी तरह से चलने वाला है, ऐसी अनसर्टेनिटीज के साथ चलने वाला है क्या सर चैप्टर, एक्टिव मास बोलते रहेंगे? नहीं। तो अब हम अपनी स्टडीज को थोड़ा करेंगे सिंपल। कैसे सिंपल करेंगे? कुछ एजम्पशंस लेके हम सिंपल करेंगे, क्योंकि हमारा काम अभी कंपैरेटिव स्टडी करना है कि यार उसका और इसका दोनों में तेज कौन है, कुछ ऐसी स्टडी करना है हमें, ठीक है। तो हम सिंपल करेंगे, हम वो रिसर्च वाली बात नहीं करने जा रहे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव मास को रिप्लेस करेंगे with some of the proper terms that we have already defined। चलो बात करते हैं उसकी। So for simplicity या फॉर कंपैरेटिव स्टडी के लिए, we have replaced active mass with the following। इन चीज़ों के साथ हमने एक्टिव मास को रिप्लेस किया है। और ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूं तो आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर केसेस में गैसेस के लिए देखने को मिलेगा कि या तो कहीं मोलर कंसंट्रेशन यूज होगा, या फिर प्रेशर भी यूज हो रहा होगा। सर दोनों में हमको कैसे पता चलेगा? अरे क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से समझ जाना, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से वो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई आयंस या सॉल्यूट्स हैं, अभी एक दो बातें और आपको बहुत अच्छी पता चलने वाली हैं, ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई आयंस है या फिर सॉल्यूट है,
तो इसके लिए सिर्फ आप मोलर कंसंट्रेशन ही यूज करेंगे ज्यादातर। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी टर्म का आपको ज्यादा बोलबाला दिखेगा। और तीसरी बात, ये पॉइंट तो डिस्कस करना एकदम से बनता है। अभी इससे ना अपन इक्विलिब्रियम को भी रिलेट करेंगे, तब आपकी आंखें थोड़ी और खुलेंगी। आज ही के क्लास में होगा वो भी, देखते हैं, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट ये है कि ये देखा गया बेटा ज्यादातर रिएक्शंस में, ऐसा भी देखा गया है, इट हैज बीन सीन कि जब रिएक्शन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड यूज होता है ना, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड जब यूज होता है, तो इट हैज बीन सीन कि उनका अमाउंट अगर हम चेंज करते हैं तो रेट में कोई खास चेंज नहीं आता है। ध्यान से समझना इस बात को। तो रेट में कोई खास चेंज नहीं आता है जितना गैस या फिर आयंस के कंसंट्रेशन को चेंज करने से आता है। आप नॉर्मल लिक्विड या फिर सॉलिड लेते हो अगर ना, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड, तो उसका अमाउंट जब चेंज होता है तो रेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट ये बोल दिया कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। बस ये एक एजम्पशन हमने ले लिया जो कि आप अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो और काफी हद तक वैलिड है। सो फॉर प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स के लिए एक्टिव मास is assumed to be constant, is assumed to be constant। इनको लगभग कांस्टेंट माना जाता है एक्टिव मास को, ठीक है। इट इज assumed to be constant। तो अभी आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, अगर आपके मन ही मन में चीजें रिलेट हो रही हैं तो आप सही दिशा में सोच रहे हैं। चलिए अभी आगे कुछ और बातें करते हैं। तो ये तो हमने बता दिया, इस तरह से ही लेना है। तो एक्चुअली रेट इक्वेशन जो होता है वो एक्टिव मास होता है, बट हम इसको कुछ ऐसी चीजों से रिप्लेस करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो एक बात और मैं बताऊं आपको, तो जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना, इक्विलिब्रियम, तो आप इक्विलिब्रियम में क्या बोलते हो, ध्यान से समझना। आप ये बोलते हो ए गिव्स बी, सपोज करो ये ए है ये बी है, सपोज करो, तो आप क्या बोलते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर आपने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम का पहले ही, है ना, और नहीं पढ़ा है ना, अगर आप पार्शियली मेरे से चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप एक काम करो यार, अपने करियर को थोड़ा और आप, जो आपका परफॉर्मेंस है ना उसको और इनहेंस कर सकते हो। आप पूरे चैप्टर्स ही मेरे से पढ़ो, अगर आप पार्शियली पढ़ रहे हो तो पूरे चैप्टर पढ़ो, तब ज़्यादा अच्छा कनेक्ट बैठ पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप एक चैप्टर पढ़ लिए बाकी तो हो जाता है, नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ के देखो। इवन आप लिक्विड स्टेट्स भी पढ़ो, सॉलिड स्टेट्स भी पढ़ो, तो भी आपको चीज़ें मिलेंगी कुछ नई उसमें सीखने को। और सीखना ही हमारा अभी उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकते हैं उतना बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा हमारे अपकमिंग एग्जाम में। तो देखो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इसके रेट कांस्टेंट को KF बोल रहा हूं, इसके रेट कांस्टेंट को KB बोल रहा हूं। KF और KB यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स नहीं है, दे आर द रेट कांस्टेंट्स। उसको फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, उसको बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब जो अभी हमने पीछे जो टर्म लिखा है वही रेट कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम में ये होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए, रेट इक्वेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू रेट ऑफ दिस, तो रेट कांस्टेंट ऑफ B इनटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर ऑफ B, ऐसा होता है। यही होना चाहिए कायदे से, तो यही होना चाहिए, हाँ कायदे से तो यही होना चाहिए। सॉरी नॉट B, यहां भी कुछ n होगा, वो n डैश है, पता नहीं भाई वो तो कुछ भी हो सकता है।
जरूरी थोड़ी ना n होगा यार। अब यहां जो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उसको आप समझे और इसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब अप्रोक्सीमेशन हम यहां पे क्या लगाते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं ना कि के एफ बाय के बी, के एफ बाय के बी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर ए, और इसी के एफ बाई के बी को हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम, इसी को हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम इसी को कहते हैं के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या समझ में आ रहा है यहां पर क्या अप्रोक्सीमेशंस यूज हुए, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेशंस दैट वी हैव यूज्ड हियर। तो अप्रोक्सीमेशन समझिए क्या यूज हुआ है। तो यहां जो अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है वो पहला अप्रोक्सीमेशन आपको समझ आ रहा होगा कि हमने एक्टिव मास को कंसंट्रेशन माना है, ठीक है, एक्टिव मास को कंसंट्रेशन माना है, यस, एक्टिव मास को हमने कंसंट्रेशन माना है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना वो ये है, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना वो ये है कि यहां पर आपने जो ये पावर है आपका, जो आपका ये पावर है एन और एन डैश, इसको आपने सीधे सीधे किसके बराबर मान लिया है, इसको सीधे सीधे किसके बराबर मान लिया, इसको आपने सीधे सीधे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर मान लिया, आपने इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर मान लिया। यस, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ऐसे रिएक्शंस होते ही नहीं है, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहां पर जो ऑर्डर होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। तो उन रिएक्शंस को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, उन रिएक्शंस को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। कब, जब उनका ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए। तो क्या सर हर रिएक्शन यूनिवर्स में एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, बट टू मेक अवर स्टडी सिंपल वी आर एज्यूमिंग इट लाइक दिस, हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ जो भी रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, हमें क्या फर्क पड़ता है उसकी के इक्विलिब्रियम क्या है, अगर उसकी उतनी है तो उसकी भी उतनी ही वेरी करेगी ना, क्योंकि ये असम्पशन सबके लिए लगाया गया है। तो जी हाँ, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि के एफ बाई के बी दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट एंड दिस इज के इक्विलिब्रियम, और ये इस तरह से आता है। अब इसी को आप कभी प्रेशर भी लिखा हुआ देखते हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने हर तरह की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, वहां मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब थोड़ा इसी रेट कांस्टेंट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना, ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये इसमें भी अभी कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। अब देखो समथिंग मोर अबाउट रेट कांस्टेंट, मोर अबाउट रेट कांस्टेंट। तो क्या है भाई मोर अबाउट रेट कांस्टेंट, सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, और उसकी रेट कांस्टेंट को कैसे लिखना होता है इस चीज को समझना। सपोज यू हैव अ रिएक्शन आउट देयर, कुछ ऐसा रिएक्शन है आपके पास, ए गिव्स बी बी, ये रिएक्शन। अब आप लिख रहे हो माइनस डी ए बाई डी टी, ध्यान से समझना, माइनस डी ए बाई डी टी, तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि जब आप ये लिखते हो ना रेट, यहां जो लिख रहे हो रेट, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू की पावर एन, यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन ये जो रेट हम लिख रहे हैं इस पे क्वेश्चन आता है दिमाग में। क्या क्वेश्चन आता है कि ये रेट सर क्या है, सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस है सर या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है ये रेट, आना चाहिए ना ये कंफ्यूजन, अगर नहीं आता है तो मैं डाल रहा हूं, ये कंफ्यूजन आपके मन में आना चाहिए। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, बिकॉज रेट तो दो नाम आपने बता ही दिया पहली बात। तो देखो क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आप रेट कांस्टेंट किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये कि आप रेट कांस्टेंट किस तरह से लिख रहे हैं।
देखिए समझते हैं कैसे। अगर आप माइनस डी ए बाई डी टी लिख रहे हो और यहां पर आप लिख रहे हो के ए, यहां पर लिखोगे ए, ध्यान से समझना, ए और यहां पर पावर आप स्मॉल ए डालिए, क्योंकि मैं अभी फिलहाल के लिए ये एज्यूम कर रहा हूं हर रिएक्शन एलिमेंट्री है और मैं उस हिसाब से यहां पर पावर में ए डाल रहा हूं, पावर में ए डाल रहा हूं ये एज्यूम करते हुए कि हर रिएक्शन एलिमेंट्री है। तो जब मैं यहां पर बेटा माइनस डी ए बाई डी टी के ए की पावर ए ऐसा लिखता हूं, तब ये जो है ना के ए, ये एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं पता है क्या बोलते हैं? वी डू नॉट कॉल इट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हम इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज यहां हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के जैसा लिखा है ना इसे, तो यहां पे इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इवन जेईई एडवांस 2022 पे 2021 में पेपर 2 में आप देखोगे एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आया है, और ये भी ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, आ रहे हैं इस पे क्वेश्चन अभी, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। मेंस में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, मेंस के कुछ 2-4 क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं जिसमें से ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पर हम इसको कह रहे हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। फील नहीं करना, इसको बोलना है बस कि दिस इज रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। और जब हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन वाला टर्म लिखेंगे ना, जब हम लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी बाई ए, क्योंकि ऐसे ही तो लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम ऐसे लिखेंगे तब यहां ये जो के है, तब यहां ये जो के है, ये के कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ए की पावर अभी फिलहाल ए मैं एलिमेंट्री मान के लिख दे रहा हूं, तो ये यहां पर ऐसे कहलाएगा। तो सर इनके बीच में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? देख लो, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? कि के ए इज इक्वल्स टू ए इंटू के आर। ऐसा रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब आप यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखे हो, लिख के भी देखना 2-3 बार, याद होता है उससे। जब आप वहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख रहे हो, तब वो रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए है, और जब आप वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन वाला वर्ड लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो के लिख रहे हो वो एक्चुअली में क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह बी के लिए भी है ना बेटा, बी के लिए आप अगर ऐसे लिख रहे हो रेट डी बी बाय डी टी, इससे भी तो रेट लिख सकते हो आप। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप डी बी बाई डी टी लिख रहे हो, के बाद यहाँ गधों की तरह बी मत लिख देना। यहां तो भाई रेट इक्वेशन लिख रहा है ना भाई, रेट इक्वेशन लिख रहा है, तो ये के और यहां पर तो तू ए ही लिखेगा ना, ए का पावर ऑफ, अभी फिलहाल के लिए मैं ए मान ले रहा हूं, ऑल्दो वो ऑर्डर है। तो जब मैं dB बाई dt लिख रहा हूं, तो यहां लेकिन मुझे वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन किया है, रेट लॉ हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन किया, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो क्या सर ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी है। लेकिन जब मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं dB बाई dt, और यहां पर जब मैं b लिखता हूं dB बाई dt बाई b लिखता हूं, तब ये रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, और a का पावर फिलहाल a मान रहा हूं। फिर वही रिलेशन आ रहा है कि के आर के बी इज इक्वल टू के आर इंटू बी, सेम वही चीज यहां पे निकल के आ रही है, के बी इज इक्वल टू के आर इंटू बी। तो आई होप आपको ये चीजें रेट लॉ ठीक से समझ आ गई होंगी।